किया जा रहा है और यह हमारा केंद्र द्वारा आयोजित तीसरा व्याख्यान है। इससे पूर्व भी पिछले 2 वर्षों में केंद्र 2 व्याख्यान आयोजित करवा चुका है। आज का विषय है विकास की भारतीय अवधारणा, जिसमें हमारे बीच हमारे देश के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी हैं आज के मुख्य वक्ता। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस केंद्र के निदेशक, हमारे मार्गदर्शक, परम आदरणीय प्रोफेसर सुनील चौधरी जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब से आदरणीय सुनील चौधरी जी ने इस केंद्र में निदेशक की बागडोर संभाली है, तब से विकासशील राज्य शोध केंद्र DCRC ने नए आयाम स्थापित किए हैं और पत्रिका प्रकाशन से लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित करना और अपने शोध पत्र प्रकाशित करना, ऐसी तमाम चीजें केंद्र द्वारा आरंभ की गई हैं जो उनके आने से पूर्व कभी भी संभव नहीं हो पाई थी। इस सब का श्रेय आदरणीय सुनील सर को जाता है कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करके केंद्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय सुनील सर को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुनील सर। नमस्कार। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, DCRC परिवार के समस्त फेलो साथीगण, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से जुड़े DCRC परिवार के सभी शोधार्थीगण, विद्यार्थीगण, आप सभी को इस महत्वपूर्ण तृतीय व्याख्यानमाला में मैं प्रथम सेवक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि DCRC एक शोध केंद्र के रूप में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत है। गत 5 वर्षों से ये एक शोध केंद्र से परिवार के रूप में रूपांतरित हुआ है। यही कारण है कि आप सभी साथियों का असीम स्नेह, असीम संबंध, असीम संपर्क और असीम सहयोग के कारण आज हम बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। उसके लिए DCRC परिवार आप सभी के प्रति कृतज्ञता का आभार व्यक्त करता है। साथियों, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी प्रतिभा के धनी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस महत्वपूर्ण तृतीय व्याख्यानमाला में आज हम सभी लोग माननीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी के विचारों से विकास की इस भारतीय संकल्पना के बारे में विचारों से लाभान्वित होंगे। जैसा कि कहा गया है कि विकासशील राज्य शोध केंद्र कहीं ना कहीं विकास से प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। माननीय महेश चंद्र शर्मा जी ने भी विकास को अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस संकल्पना के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यही कारण है कि आज इस तृतीय व्याख्यानमाला में हम लोगों ने विकास की उस भारतीय संकल्पना को, जो माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन लेखों के द्वारा, उन वक्तव्यों के द्वारा, उन भावों के द्वारा सदैव प्रदर्शित होती रही है। इसके लिए मैं एक बार पुनः डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और अपने इस विचारों से हम सभी को लाभान्वित भी करते रहेंगे। साथियों, आज DCRC में 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। सर्वप्रथम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरप्राइज भी हमें मिला है कि हमारे केंद्र के
संयुक्त निदेशक डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी आज मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आज यहाँ आए हैं। तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि फरवरी 2020 में केंद्र ने किस प्रकार से सेफोलॉजी के क्षेत्र में चुनाव निरीक्षण सर्वेक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े सभी राजनीति विज्ञान विभाग के छात्रों ने, शोधार्थियों ने डीसीआरसी परिवार के द्वारा एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया था, जिसमें 1,03,731 सैंपल्स एकत्र किए थे, जिसमें हमने दिल्ली विधानसभा के चुनाव विश्लेषण को आप सबके साथ साझा किया था। वो कितना सटीक था ये सब हम लोगों ने देखा है। पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर बिहार चुनाव तक हम लोगों ने निरंतर सर्वेक्षण की इस प्रक्रिया को जारी रखा है, और उस सर्वेक्षण में हम लोग कितने वैज्ञानिकता के रूप में श्रेष्ठ हो पाए हैं वो हमारे उन परिणामों के द्वारा भी आप लोगों के साथ बराबर प्रकट होता रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों के साथ अपने इन 1,07,331 सैंपल्स को हमने बाउंड वॉल्यूम्स में सजिल खंड में आज आप सबके साथ हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे आज जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी से कि वो आज इस जिल्द खंड का विधिवत विमोचन करें, और मैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो हमें अनुमति दें कि हम इस बाउंड वॉल्यूम्स को, जो लगभग 250 कृतियों के रूप में हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है। मैं एक बात पुनः आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का विकासशील राज्य शोध केंद्र एकमात्र ऐसा शोध केंद्र है जिसने किसी भी राज्य विधानसभा के 1 लाख सैंपल्स को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से एकत्र किया है। इसका विश्लेषण बहुत जल्द ही आपको एक प्रकाशन के रूप में, एक पुस्तिका के रूप में आप लोगों के सामने आएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ महेश चंद्र शर्मा जी से आप हमें अनुमति दें, और मैं आज इस केंद्र में उपस्थित अपने जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी से भी निवेदन करूंगा कि वो इसका विधिवत विमोचन करें। स्वागत है सुनील जी। धन्यवाद महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भारद्वाज सर। साथियों, ये दिल्ली विधानसभा के 1,03,731 सैंपल्स का ये एक संग्रह है जो हमारे पुस्तकालय में लगभग 250 वॉल्यूम्स के रूप में रखा जाएगा। इससे पहले भी हमने उत्तर प्रदेश के 82,000 से अधिक सैंपल्स उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में फरवरी 2017 के अंदर एकत्र किए थे, वो भी हमारे पुस्तकालय में है। तो इस चुनाव सर्वेक्षण के रूप में, सेफोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में विकासशील राज्य शोध केंद्र आपके सहयोग से निरंतर कार्यरत है। उसके लिए मैं आप सभी को इस सर्वेक्षण से जुड़े उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस सैंपल कलेक्शन में हमें बहुत सहायता प्रदान की है। अब 2 और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो महेश सर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगस्त 2018 से विकासशील राज्य शोध केंद्र हर माह समसामयिक विषय पर अपने युवा साथियों से, शोधार्थियों से, विद्यार्थियों से लेख आमंत्रित करता है, जिसको हम अपनी मासिक पत्रिका संश्लेषण के माध्यम से हर माह प्रकाशित करते हैं। आज हम अपने 27वें और 28वें अंकों को आपके आशीर्वाद से अपने सभी साथियों के समक्ष फिर विमोचन करना चाह रहे हैं। 27वां जो हमारा अंक है वो अक्टूबर 2020 का अंक है, 28वां हमारा अंक नवंबर 2020 का है, 27वां जो अंक है वो सामाजिक अपराध एवं राजनीतिक अवसरवादिता पर आधारित है, 28वां अंक जो नवंबर 2020 में प्रकाशित हो रहा है ये चुनावी बाजार तंत्र, मतदान, अनुमान एवं परिणाम पर आधारित है।
तो मैं आपकी अनुमति चाहूंगा कि हम इसका भी विमोचन, ऑनलाइन विमोचन हम करें। डॉक्टर महेशचंद शर्मा जी। साथ ही ये 10वां वॉल्यूम है संश्लेषण, जो हमारी हिंदी मासिक पत्रिका है, अक्टूबर 2020। इसका विषय हम लोगों ने रखा था सामाजिक अपराध व राजनीतिक अवसरवादिता, विचार एवं व्यवहार। इसमें हमारे संपादक डॉक्टर रमेश भारद्वाज, डॉक्टर नागेंद्र कुमार, शरद कुमार यादव जी। संपादकीय मंडल में डॉक्टर अभिषेक नाथ, कुंवर प्रांजल सिंह, आशीष कुमार शुक्ल, और इसके रूपांकन के लिए आर किशोर, और एक विशेष सहभागी के रूप में मैं रजनी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मिलकर इस प्रकाशन को आप लोगों के साथ निरंतरता के रूप में प्रकाशित करने का प्रयास किया है। इसमें 8 लेख हैं, और ये लेख हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय और बाहर के विश्वविद्यालयों के युवा शोधार्थियों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज हम अपना 28वां अंक, जो अगस्त 2017 से प्रकाशित है, नवंबर का ये 11वां अंक है 2020 का। ये चुनावी बाजार तंत्र, मतदान अनुमान एवं परिणाम पर आधारित है। इसमें भी हमारे पास 10 लेख आए हैं, और ये 10 लेख भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों से आए हैं। ये दोनों पत्रिकाएं भी आज ऑनलाइन हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज दोनों प्रकाशन आज डॉक्टर महेशचंद शर्मा जी की उपस्थिति में साकार हो पा रहे हैं। तो एक बार पुनः इन उपलब्धियों के लिए मैं अपने समस्त डीसीआरसी परिवार को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस आप सबका अभिनंदन बहुत बहुत। अंतिम रूप में डीसीआरसी परिवार प्रतिमाह बहुत सारे कार्यक्रम कराता रहा है, जिन कार्यक्रमों के आधार पर हम अपनी वार्षिक वृत्तांत विवरणिका, जिसको हम एनुअल इवेंट ब्रोशर कहते हैं, उसको हम पिछले 5 वर्षों से प्रकाशित कर रहे हैं। इस बार भारत सरकार की गाइडलाइंस के कारण हम इसका ऑनलाइन प्रकाशन कर रहे हैं। महेश सर, अगर आपकी अनुमति हो तो डीसीआरसी कैलेंडर 2021 जो 12 इवेंट्स को प्रकट करता है, जो हमारे केंद्र ने पिछले 12 महीनों में निरंतर, इवन पेंडेमिक में भी हम लोग निरंतर ऑनलाइन एक्टिविटीज करते रहे, वो उसका प्रमाण है। तो आपकी अनुमति अगर है तो मैं इसको भी ऑनलाइन अपने सभी साथियों के साथ साझा करना चाहूंगा। आपका अभिवादन है सुनील जी। साथियों, ये हमारा डीसीआरसी एनुअल इवेंट ब्रोशर है 2021। इसमें हर माह जो भी हमारा इवेंट हुआ था उसको हम लोगों ने इसमें प्रकाशित करने का प्रयास किया है। ये 1 जनवरी का इवेंट आप देख रहे हैं कि हमारे शिया सरंडी जो फाइनेंस ऑफिसर थे, ये हमने पहला इवेंट था जिसमें दिल्ली असेंबली इलेक्शंस को करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। फरवरी का माह था जिसमें हमारे विदेशी स्कॉलर डॉक्टर अनुराग बाना लंदन से आए थे, तो उनके साथ हमने पिछले वर्ष का भी ये विमोचन किया था। हमारा होली कार्यक्रम फेलो इंटरेक्शंस के रूप में मार्च में हुआ था। अप्रैल में हम लोगों ने अपना संश्लेषण रिलीज किया था, जो हमारा संचयन रिलीज किया था, जो हमारे न्यूज़लेटर है। हर क्वार्टरली हम अपना न्यूज़लेटर भी प्रकाशित करते रहते हैं। आप जानते हैं कि अप्रैल, मई और जून पूरा पेंडेमिक से था और लॉकडाउन लगा हुआ था। हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए थे, और ओपन बुक एग्जामिनेशन दिल्ली विश्वविद्यालय का, जिसकी बागडोर पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों को दी गई थी, वो हम लोगों ने मई में किया। जून के कार्यक्रम भी हमने रिसर्च के साथ जुड़े अपने सब साथियों के साथ किया। जुलाई में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हमारे डॉक्टर हिमांशु राय पहली बार केंद्र में आए और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री एंड लेफ्ट पर एक लेक्चर दिया। अगस्त में हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वीना कुकरेजा ने हमारे जर्नल को, जो हमारा इंग्लिश का जर्नल है ग्लोबलेस, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको ऑफिशियली केंद्र से ही रिलीज किया। सितंबर में हमारे सभी स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक व्याख्यान रखा, जिसको प्रोफेसर अमरजीत सिंह नारंग ने यहाँ से ऑनलाइन ही दिया, और टीचर्स डे पर भी हमारे सभी साथी यहाँ एकत्र हुए, और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने इस कार्यक्रम को भी केंद्र से ही किया।
अक्टूबर में हमारा कार्यक्रम गांधी जी पे था, 2 अक्टूबर को। वो कार्यक्रम एक बहुत छोटी सी बच्ची ने हमारे लिए क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का एक मैसेज दिया, तो ये हमारा अक्टूबर का कार्यक्रम था। नवंबर और दिसंबर में, नवंबर में हम लोगों ने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया, और दिसंबर का आज का जो कार्यक्रम है आप सभी के साथ हम लोग साझा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये 12 इवेंट्स हमारे, ये 12 मुख्य इवेंट्स हैं जिनको हमने अपने एनुअल इवेंट ब्रोशर के अंदर समाहित किया है, और ये ऑनलाइन आप सब लोगों को प्रकट होता रहेगा। तो एक बार पुनः इस सहयोग के लिए मैं अपने सभी डीसीआरसी फेलो साथी, अपने जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर रमेश भारद्वाज सर, इस केंद्र से जुड़े सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक विशेष धन्यवाद इस कार्यक्रम में सब डिजाइनिंग के लिए जो साइलेंट स्कॉलर की तरह काम करते रहे हैं, राम जी को भी मैं धन्यवाद। इतने प्रयास के बाद, निरंतर प्रयास के बाद आज हमें इस सफलता पर पहुंचाया है। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज ये बात भी आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि इस अवकाश में भी हमारे बहुत सारे शोधार्थी आज केंद्र आए हुए हैं। तो अवकाश में विकास की जो संकल्पना है, ये कहीं ना कहीं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य में, विचारों में, उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है, जिसको आज एक आधार बनाकर माननीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी हम सब लोगों के साथ उस विचार को साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों का उस विचार के साथ एक बराबर जुड़ाव रहा है। एक बार पुनः मैं इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महेश जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे याद है कि सीबीएसई ने जब पहली बार माननीय सीबीएसई के जो अध्यक्ष थे, उनके इनिशिएटिव पर हम लोगों ने कोर्स के रिवीजन को किया था, और उस रिवीजन में हम लोगों ने सीबीएसई की पॉलिटिकल साइंस का जो रिवीजन था वो दिल्ली विश्वविद्यालय में वो कार्य मुझे सौंपा गया था, जिसके कारण हमने बहुत सारे नए विचारों को राजनीतिक विज्ञान विभाग से जुड़े नए नए ट्रेंड्स को, नए नए चैलेंजेस को, नए नए कंसर्न्स को उसमें समाविष्ट करने का प्रयास किया था। उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी, जिसमें दीनदयाल जी को पहली बार सीबीएसई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। और आज दीनदयाल जी सीबीएसई की 12वीं कक्षा में न केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में पढ़ाए जा रहे हैं। ये खुशी मैंने सबसे पहले आपसे साझा की थी, और जब आपसे मेरी बात हुई थी तो मुझे बहुत प्रसन्नता थी। आज उसी अनुसंधान और संस्थान से आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर उपस्थित होंगे, उसके लिए मैं आपका बहुत मन से आभारी हूँ। डीसीआरसी परिवार भी आपका आभारी है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता जो बहुत हम लोगों को प्रेरित करती रही है, मैं वो 2 लाइन थी जो मैं आपके साथ फिर साझा करूंगा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और एक लाइन हमने उसमें और जोड़ी है कि अधूरे मन से कोई जुड़ा नहीं होता। महेश जी, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इस डीसीआरसी परिवार से जितने भी लोग पिछले 5 वर्षों में जुड़े हैं, उसमें ना कोई हमसे रूठा है, ना कोई हमसे छूटा है, और ना ही कोई हमसे टूटा है। एक बार पुनः अपने आशीर्वाद के लिए हम सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, अपने विचारों से हमको साझा कराने के लिए मैं अग्रिम बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील सर। जैसा कि सुनील सर ने अपना जो समापन किया अपने वक्तव्य का, जहां विस्तारित किया उसे आदरणीय अटल जी की पंक्तियों के साथ किया, मैं वहीं से अपनी बात आरंभ करता हूं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, पर हार नहीं मांगूंगा।
हार नहीं मानूंगा। ये पंक्तियां मुझे ऐसी प्रतीत होती हैं कि जैसे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी के जीवन पर ही लिखी, क्योंकि उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व इतना ही विराट और इतना ही महान है। मेरे हाथ में उनके जीवन परिचय का पत्रक है और ये बहुत लंबा है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे लगता है कि जो उनके व्याख्यान का समय है 45 मिनट, मुझे लगता है कि वो सारा समय इस जीवन पत्रक को पढ़ने में निकल सकता है, और शायद फिर भी बहुत सारी चीजें होंगी जो छूट जाएं। उनका व्यक्तित्व, मुझे लगता है कि जो यहाँ लिखा है, जो प्रकाशित हुआ है, जो लोगों ने सुना है, उससे भी महान है। मेरा जब प्रथम परिचय भाई साहब से हुआ और उन्होंने नाम पूछा और मैंने कहा कि महेश मेरा नाम है, तो उन्होंने कहा कि ये देखिए कितना सुंदर मिलन है कि दो महेश एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि मेरा नाम भी महेश है, और इस साधारण से महेश को इतने विराट व्यक्तित्व के महेश चंद्र शर्मा जी के व्यक्तित्व का परिचय कराने का सौभाग्य मिला है। आदरणीय महेश जी एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं बहुत सारी समिति के, जैसे दीनदयाल शोध संस्थान प्रबंध समिति के सदस्य 1986 से 96 तक रहे हैं, सदस्य स्वदेशी जागरण मंच संचालन समिति के रहे हैं, और केंद्रीय कार्यकारिणी एवं प्रभारी दीनदयाल समग्र भाजपा संपादक रहे हैं, अखंड भारत स्मारिका के अध्यक्ष रहे हैं, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं 2008 से 2009 राजस्थान निवेश एवं विकास बोर्ड राजस्थान सरकार में, 2002 से 2004 उपाध्यक्ष रहे हैं नेहरू युवा केंद्र में। इसके अतिरिक्त वे सांसद रहे हैं राज्यसभा में मुख्य सचेतक 1986 से 1996 तक। इस प्रकार वे अनुसंधान के क्षेत्र से लगातार जुड़े रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी उनकी हुई है, संगठन मंत्री रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान एवं उत्तर पश्चिमांचल क्षेत्र के। इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार उनका लेखन रहा है। प्राध्यापक रहे हैं राजनीति विज्ञान के लक्ष्मणगढ़ सीकर में। तो बहुत व्यक्तित्व उनका इतना विशाल है, इतना कार्य है कि उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके व्यक्तित्व से आप सभी परिचित हैं, और ये सब पढ़ना या बताना वास्तव में, जैसी एक कहावत है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो इसलिए मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा करके आदरणीय महेश जी को उनके आज के इस व्याख्यान के लिए निवेदन करता हूं कि वे अपना व्याख्यान रखें, ताकि हम उनके विकास की अवधारणा विषय पर विचारों से सभी लाभान्वित हो सकें। उनके व्याख्यान के पश्चात क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तर भी रहेगा। तो आपके जो प्रश्न होंगे वह आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट करके लिख सकते हैं। उनमें से यथासंभव जितने भी प्रश्न होंगे हम लेने का पूरा पूरा प्रयास उनके व्याख्यान के बाद करेंगे। आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। श्री महेश भारद्वाज, महेश कौशिक जी, आदरणीय सुनील जी एवं सभी विद्वत जन शोधार्थी, इस शोध केंद्र में आकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। अकादमिक क्षेत्र में अपना यह शोध केंद्र निश्चित ही एक जीवंत इकाई है, जो अभी विमोचन हुए और परिचय करवाया गया। उसके कारण मुझे लगा कि मैं अपने व्याख्यान के पहले एक बात कहूं कि अपना यह शोध केंद्र और एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान प्रतिष्ठान, इनके बीच एक एमओयू होना चाहिए, जिसमें आपके यहाँ जो चीजें प्रकाशित होती है वो आप हमको भेजें, और जो हमारे यहाँ प्रकाशित होती है वो हम आपको भेजें। संश्लेषण आपकी पत्रिका है, प्रतिष्ठान की पत्रिका मंथन है, हम इनका आदान प्रदान करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोकतंत्र को लेकर अनुसंधान में रत है
अपना यह शोध केंद्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र के भारतीयकरण की बात करते हैं, वे आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। मुझे लगता है कि शोध केंद्र को इस संदर्भ में कार्यक्रम करना चाहिए। आप कहेंगे तो मैं भी उसमें जरूर आऊंगा। आज भारत माता के सपूत, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हम लोग मिल रहे हैं। अटल जी केवल राजनेता नहीं थे, उनका व्यक्तित्व संपूर्ण था, और यदि वो राजनीति में ना आते तो वो देश और दुनिया के श्रेष्ठ साहित्यकार होते। अटल जी की राजनीति यह तो एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है, पर आज जो विषय चुना है, विकास की भारतीय अवधारणा, भारत की और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जिस राजनीतिक दल में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस भारतीय जनसंघ ने जिस प्रकार अनुसंधान किया, क्रमशः अपनी धारणा का विकास किया, इसकी एक अलग कहानी है, वो अभी नहीं कहेंगे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में उस अवधारणा का विकास हुआ। आपको यदि पढ़ना हो तो यह पुस्तक है मेरी संसदीय यात्रा। इसका खंड 3 है आर्थिक स्थिति पर। उसको पढ़ेंगे तो आपको अटल जी के विचार इसमें ध्यान में आएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुस्तक है भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा। उसको पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। और इसलिए ये विकास की भारतीय अवधारणा क्या होती है? कोई कहेगा विकास तो विकास है, इसमें भारतीय अभारतीय क्या होता है? और इसलिए इसको समझने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? आप सब लोग अनुसंधान करता है तो अनुसंधान किया होगा, नहीं तो करना चाहिए, कि विश्व के पटल पर यह अविकसित राष्ट्र और विकसित राष्ट्र का विभाजन कब से हुआ। और ये 3 श्रेणियां, विकसित, विकासशील और अविकसित, इन श्रेणियों किसने गढ़ा? कौन है गढ़ने वाला? और इस गठन की क्या कोई समुचित अकादमिक परिभाषा है? वे कौन से मानक है जिसके कारण आप किसी को विकसित कहते हैं? वे कौन से मानक है जिसके कारण किसी को आप अविकसित कहते हैं? और वे कौन से मानक है जिनको आप विकासशील कहते हैं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे, सोचेंगे कि वह कौन सी स्थितियां हैं जिसने मानवता को विकसित, विकासशील और अविकसित में विभक्त किया। वे कौन से मानक हैं, उन मानकों को किसने तय किया? और जिस तरह से आप सर्वेक्षण करते हैं, जनाकांक्षा का सर्वेक्षण करते हैं, वैसे ऐसा कोई सर्वेक्षण हुआ क्या? अब कौन है विकसित, कौन है अविकसित? दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको अपने ही देश की समझ के कारण दूसरे देश की बातें समझ में नहीं आती। हमें भी ऐसे कुछ लोग होंगे। महात्मा गांधी जब भारत के नेता के रूप में इंग्लैंड गए, दुनिया ने देखा उनको, तो देखा एक लंगोटी वाला, एक ऐसा नेता भारतवर्ष का जिसको ठीक से कपड़े भी नहीं पहनने आते, ऐसा बोध गांधी को देखकर बहुतों को हुआ। और उनके कपड़े देख करके, उनका शरीर देख करके कोई भी कहेगा इसे विकसित तो नहीं माना जा सकता, यह तो अविकसित है।
तो क्या गांधी का व्यक्तित्व अविकसित व्यक्ति का व्यक्तित्व है? तो किसे कहते हैं विकास? तो विकास की अवधारणा एक भौतिक विकास की अवधारणा है, एक आभ्यंतरिक आध्यात्मिक विकास की अवधारणा है, और एक भौतिक और आध्यात्मिक एकात्म विकास की अवधारणा है। यह जो एकात्म विकास की अवधारणा है, दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, यह विकास की भारतीय अवधारणा है। वह विकास जो भौतिक विकास पर तो अभिकेंद्रित है, पर मनुष्य के भीतर की आध्यात्मिकता की पूरी अवहेलना करता है, वह विकास विकलांग है। और जो विकास केवल अभ्यंतर की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है और भौतिकता की उपेक्षा करता है, यह भी विकलांग है। और इसलिए भारतीय अवधारणा जो है वो कहती है, यह तो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सधर्म। जहां अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सम्यक सिद्धि होती है, वह धर्म है। तो अभ्युदय यानी भौतिक उन्नति, निश्रेयस यानी आध्यात्मिक उन्नति, समसिद्धि यानी सम्यक सिद्ध रूप सिद्ध होना चाहिए, तब धर्म की स्थापना होती है। यह विकास की भारतीय अवधारणा है। इसलिए जब हम आज विकास की बात करते हैं, तो उस विकास में से जो विश्व उभरा है, यह विकास की कहानी आधुनिक जगत में सामान्यतः, मैं सामान्यतः कह रहा हूं तो निश्चित नहीं कह रहा, सामान्यतः औद्योगिक पश्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद की घटना है। पश्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति ने एक विशेष प्रकार की सामाजिकता को जन्म दिया। आज हम उसी की निरंतरता में पल बढ़ रहे हैं, और औद्योगिक क्रांति के कारण जो विकास हुआ, उस विकास की मानवता को पहली सौगात है उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। क्या जरूरत थी कॉलोनीज की? क्या जरूरत थी साम्राज्यवाद की? जरूरत यह थी कि औद्योगिक क्रांति ने जो फैक्ट्रियां, जो मिलें, जो तकनीकी उत्पन्न की, उसने अकूत उत्पादन किया। इतना उत्पादन किया कि जिन लोगों ने यह क्रांति की थी, उस उत्पादन का उपभोग वे लोग नहीं कर सकते थे। पूरा यूरोप मिलकर भी उसको नहीं खा सकता था। तो क्या करते उस उत्पादन का? उस उत्पादन को दुनिया भर में पहुंचाना है। दुनिया क्यों लेगी उस उत्पादन को? तो दुनिया भर में अन्य उत्पादनों को समाप्त करना है। तो यूरोपीय उत्पादन को विश्व पर आरोपित करना है। यह उपनिवेशवाद की कहानी का मर्म है। और इसलिए आपने सुना, पढ़ा होगा कि भारत के जुलाहों के अंगूठे काटकर यहां मिल का कपड़ा आरोपित किया गया, किसानों की पीठ पर हंटर मारकर नील की खेती की गई। अफ्रीका और एशिया के देशों को, यहां के मानव संसाधन को, यहां के प्राकृतिक संसाधन को बुरी तरह से लूटा गया। और उस लूट में से जो उत्पन्न हुआ, उसका नाम है विकसित यूरोप, उसका नाम है विकसित पाश्चात्य जगत। और उन्होंने कहा हम विकसित हैं और अफ्रीका और एशिया अविकसित है। और अफ्रीका और एशिया में जो उनका अनुगमन कर रहे हैं, वे विकासशील है। परिभाषा हो गई। यूरोप विकसित, अफ्रीका एशिया अविकसित,
और जो उनका अनुगमन करे वो विकासशील। तो पहले उपनिवेशवाद, फिर 2 महायुद्ध, फिर शीत युद्ध, और अब ग्लोबलाइजेशन। यह इस विकास की कहानी के अध्याय हैं और उससे मानवता आज यहां पहुंची हुई है। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, ये जो हमारे अनुभव हैं, इन अनुभवों के आधार पर हमें मानवता के लिए योग्य विकास की कल्पना को स्वीकार करना चाहिए। और जो अभी तक का ये जो विकास हुआ है और आज भी वही चल रहा है, उसके लिए वे 2 बातें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि इस विकास की अवधारणा का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं विकसित होकर के? तो सामान्यतः मानव की क्या अपेक्षा है, क्या चाहता है मानव? तो मानव सुख चाहता है। तो किसे कहते हैं सुख? सुख चाहता है कहना आसान है, पर सुख किसे कहते हैं पहचानना बहुत मुश्किल है। जो चीज ऊपरी तौर पर अभी सुखी करती है, वही चीज कालांतर में हमको दुखी कर देती है। आप खान पान में चटोरे बन जाएंगे तो आपको तत्काल सुख मिलेगा खाने पीने का, लेकिन आपका शरीर बिगड़ जाएगा, आप दीर्घकाल रूप से दुखी हो जाएंगे। इसलिए सुख को जानना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय सुख का वर्णन करते हैं, सुख को जानना चाहिए। तो सुख शारीरिक होता है, पंचेंद्रिय होता है, सुख बुद्धि का होता है, सुख मन का होता है, सुख आत्मा का होता है। और इन तन मन बुद्धि आत्मा के सुखों की एकात्मता का जो घनीभूत पदार्थ है, जो सुख से प्रारंभ होकर के आनंद तक पहुंचता है, सुख से आनंद तक की यात्रा, यह मानव के विकास की यात्रा है। आनंद को पहचानना आसान नहीं है। तो कभी आप सुखी होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप मनमौजी चंचल होते हैं, कभी आप शांत आनंदित होते हैं। तो जब मानव अपने विकास की यात्रा प्रारंभ करे तो वह अपने गंतव्य को जाने कि उसे पहुंचना कहां है। पाश्चात्य विकास की अवधारणा यह एक अंधी गुफा की यात्रा है। उन्हें मालूम नहीं है हमें कहां पहुंचना है और कहां जाना है, और इसलिए उसमें गहरा भटकाव है। भारत, जिसने मानवता के विकास में गहरा योगदान किया है, बड़ा योगदान किया है, इसको ठीक से जानना, समझना और पढ़ना भी चाहिए। जब मैं कहता हूं किया है, तो आजकल तो जीडीपी की बड़ी चर्चा होती है। तो आपको मालूम है कि अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि अंग्रेज के आने के पहले भारत की जीडीपी संसार में सर्वाधिक थी। भारत का विदेश व्यापार दुनिया में सब सर्वाधिक था। भारत का उत्पादन, भारत के उत्पादन को देख करके लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत के खान पान को देखकर लोग यहां दूध दही की नदियां बहते हैं ऐसा कहते थे। भारत का ज्ञान देखकर भारत को लोग विश्व गुरु कहते थे। तो ये सोने की चिड़िया भारत, ये दूध दही की नदियां बहना वाला भारत, ये विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, इस भारत ने ये जो अचीव किया था उसका रहस्य हमें जानना चाहिए। इसको कैसे खोया इसका भी जानना चाहिए, पर आज जो विषय है उसमें इसको कैसे प्राप्त किया इसको जानना चाहिए। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि ये जो पाश्चात्य विकास का मॉडल है, इसने
दो चीजों का नुकसान किया है और उसको ठीक करने के लिए वे दो चीजें करनी चाहिए। तो वो कहते हैं मानवता की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो शब्द काफी हैं और वे दो शब्द है विकेंद्रीकरण और स्वदेशी। पाश्चात्य विकास की यह अवधारणा केंद्रीकरण को जन्म देती है। यह केंद्रीकरण ही है जो मनुष्य की सृजनशीलता, क्रिएटिविटी को समाप्त करती है। यह केंद्रीकरण ही है जो आर्थिक विकास में जन सहभागिता को समाप्त करती है। यह केंद्रीकरण ही है जो समाज में विषमता को उत्पन्न करती है। यह केंद्रीकरण ही है जो समाज में विभेद को उत्पन्न करता है। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं चाहे समाजवाद हो चाहे पूंजीवाद, ये केंद्रीकरण के नियामक है। और भारतवर्ष के विकास की कहानी विकेंद्रीकरण की कहानी है। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव ए प्रॉपर पार्टिसिपेशन इन द नेशनल इकोनॉमी। प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहभागिता, यह प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता कैसे सुनिश्चित होती है? आजकल दुनिया भर में बड़ी चर्चा है बेरोजगारी की। क्या होती है बेरोजगारी? बेरोजगारी का मतलब होता है, जिसको हम बेरोजगार कहते हैं, उसका मतलब यह है कि उसको वह जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में है उसमें वह सहभागी नहीं है, उसकी सहभागिता का निषेध कर दिया गया है। और इसलिए भारतीय भाषाओं में बेरोजगारी शब्द ही नहीं है। आपको पता है कि यह शब्द बेरोजगारी किस भाषा का है? बेरोजगार शब्द पर्शियन है, अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी है। इस अवस्था का कोई भारतीय शब्द है क्या? तो भारतीय भाषाओं में कोई शब्द नहीं इसके लिए। क्यों नहीं है शब्द इसके लिए? इसलिए नहीं है कि भारतीय समाज इस अवस्था की कल्पना ही नहीं करता। जैसे मनुष्य पैदा होता है तो उसकी मां की वक्ष में ही उसका भोजन होता है, उसको भोजन बाहर नहीं चाहिए। वैसे ही जो ही व्यक्ति पैदा होता है उसके परिवार में ही उसे सृजन प्राप्त होता है। ऐसा कोई परिवार नहीं जो उत्पादन, शिल्प या सेवा से न जुड़ा हुआ हो। उत्पादन, शिल्प और सेवा से विहीन परिवार अकल्पनीय है। और इसलिए बेरोजगारी अपने आप में अकल्पनीय है। जो अर्थव्यवस्था हर उत्पन्न होने वाले की सहभागिता सुनिश्चित करती है, जो अर्थव्यवस्था हर उत्पन्न होने वाले की सहभागिता सुनिश्चित करती है, वह अर्थव्यवस्था मानवीय है। और इसको एक नाम देते हैं दीनदयाल उपाध्याय, और वह नाम है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए दीनदयाल जी कहते हैं कि जैसे हर वयस्क को मताधिकार राजनैतिक लोकतंत्र का निकष है, निकष यानी पैमाना। जैसे हर वयस्क को मताधिकार राजनैतिक लोकतंत्र का निकष है, वैसे ही हर वयस्क को कार्यावसर यह आर्थिक लोकतंत्र का निकष है। जो अर्थव्यवस्था समाज की संतानों के कार्यावसर को छीनती है, वह अर्थव्यवस्था अमानवीय है। वह अर्थव्यवस्था कितना भी बड़ा जीडीपी दे दे, वह अर्थव्यवस्था कितने भी आमदनी कर दे, वह अर्थव्यवस्था मानव को सुख नहीं करेगी। वह बढ़ने वाला उत्पादन विषमता बढ़ाएगा। यह बढ़ने वाला उत्पादन उपभोगवाद बढ़ाएगा। उपभोगवाद और विषमता को बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था मानव के लिए सुखकारी नहीं हो सकती। और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि मानवता को आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता है।
और उसका मतलब है कि हर उत्पन्न होने वाले संतान की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। यह सहभागिता खाली उत्पादन की बात नहीं है। दीनदयाल जी कहते हैं कि परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक क्रिएटिव टैलेंट दी है। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके पास कोई क्रिएटिव टैलेंट ना हो। उस क्रिएटिव टैलेंट को यदि अवसर नहीं मिलेगा, यदि आपने समाज में सब लोगों को नौकर ही बना देना है, तो उनकी क्रिएटिव टैलेंट का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए यह जो नौकरी उत्पन्न करने वाली व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं मानवीय नहीं है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को बाधित करती है और इसलिए हर व्यक्ति अपने स्थान पर मालिक होना चाहिए। सेवक भी सेवा के लिए मालिक होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व को विकसित होने का पूरा अवसर होना चाहिए। अर्थव्यवस्था व्यक्तित्व के विकास की भी नियामक होनी चाहिए। यह केवल खाने पीने की चीज नहीं है। और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित करो। वह अर्थव्यवस्था जो अपने ही संतानों की सहभागिता को विरल कर देती है, कम कर देती है, उस अर्थव्यवस्था से मानव को बचाओ। और उसके लिए एक भारतीय अवधारणा है जिसका नाम है अर्थायाम। अर्थायाम की परिभाषा करते दीनदयाल जी कहते हैं, अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव धर्म की क्षति करता है। जहां अर्थ का अभाव हो जाता है, दारिद्र्य हो जाता है, वहां धर्म नहीं रहता। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा आदमी कुछ भी पाप करेगा। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। जो निर्बल शरीर है वो निष्करुण हो जाता है। तो दीनदयाल जी कहते हैं अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। जैसे अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए, वैसे ही अर्थ का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अर्थ का प्रभाव आदमी को उपभोगवादी बनाएगा। उपभोगवादी व्यक्ति शरीर से भोगी होगा, रोगी होगा, मन से लोभी होगा। और इसलिए अर्थ का प्रभाव समाज में कभी भी नहीं होना चाहिए। न अर्थ का अभाव हो, न अर्थ का प्रभाव हो, यह अर्थायाम है। और यह अर्थायाम सुनिश्चित जो करती व्यवस्था, वह विकसित समाज की व्यवस्था है। और दीनदयाल उपाध्याय आर्थिक लोकतंत्र और अर्थायाम की बात करते हैं विकेंद्रीकरण के संदर्भ में। और दूसरा मुद्दा है स्वदेशी। स्वदेशी का एक अर्थ हमारे देश में स्थापित हो गया है। वह एक तात्कालिक अर्थ के रूप में उपस्थित था कि जब विदेशी शासन के खिलाफ हम लड़ रहे थे तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। तो आजादी के आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्वदेशी था। जब ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी शुरू हुई तब भी स्वदेशी जो स्थानीय उत्पादन है, उन स्थानीय उत्पादनों की रक्षा के लिए फिर स्वदेशी की बात उठी। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय स्वदेशी की बात करते हैं। वह स्वदेशी किसी एक देश की नहीं है, वह हर देश की स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब है देशी प्रतिभा, देशी संसाधन, देशी उत्पादन, देशी विपणन, देशी उपभोग। तो स्वदेशी प्रतिभा, स्वदेशी संसाधन, विपणन, स्वदेशी उपभोग, इससे क्या होगा? दीनदयाल जी कहते हैं इससे स्वावलंबन आएगा। तो स्वावलंबन आएगा, स्वदेशी होगी तो क्या दुनिया से कट जाएंगे? दीनदयाल जी कहते हैं नहीं। भारतवर्ष की संकल्पना है स्वावलंबी व्यक्ति से स्वावलंबी परिवार,
स्वावलंबन आता है कर्म से, कर्म का अवसर, जिसको कर्म का अवसर है वो स्वावलंबी। स्वावलंबी व्यक्ति से स्वावलंबी परिवार, स्वावलंबी परिवार से स्वावलंबी ग्राम, स्वावलंबी ग्राम से स्वावलंबी जनपद, स्वावलंबी जनपद से स्वावलंबी राज्य, स्वावलंबी राज्य से स्वावलंबी राष्ट्र, स्वावलंबी राष्ट्र से स्वावलंबी विश्व। विश्व का स्वावलंबन का मतलब क्या है? विश्व के स्वावलंबन का मतलब यह है कि सब लोग परस्परावलंबी हैं। परस्परावलंबी वे ही हो सकते हैं जो स्वावलंबी है। जो स्वावलंबी नहीं है वो परस्परावलंबी नहीं होते। जो स्वावलंबी नहीं है वो परस्परावलंबी नहीं होते, परावलंबी हो जाते हैं। तो स्वावलंबन चाहिए, परावलंबन नहीं चाहिए, और स्वावलंबन के माध्यम से परस्परावलंबन चाहिए। इसकी दीनदयाल जी बड़ी व्याख्या करते हैं। 2 शब्दों का प्रयोग करता हूं, आप कभी पढ़िएगा उसको। उन्होंने कहा है इसके लिए अदेव मातृका कृषि चाहिए, इसके लिए अपर मातृक उद्योग चाहिए। और वो कहते हैं आपकी अर्थव्यवस्था आयात निर्भर नहीं, निर्यात क्षम होनी चाहिए। जो अर्थव्यवस्था आयात निर्भर है वह परावलंबी है, जो निर्यात क्षम है वो स्वावलंबी है। जब आप आयात ज्यादा और निर्यात कम कहते हैं तब आप परस्परावलंबी नहीं होते हैं, तब आप परावलंबी होते हैं। और जब आप जितना आयात करते हैं उससे कुछ अपर मात्रिक अधिक निर्यात करते हैं तब आप परस्परावलंबी होते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि हमारे विकास को परस्परावलंबन चाहिए। दूसरों को परावलंबी करने की योजना करने वाला, आज जो मार्केट कैप्चर की बात है, ये जो लोग मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं ये परावलंबन को जस्टिफाई करते हैं, ये परावलंबिता को लेजिटिमाइज करते हैं। और इसलिए परावलंबी नहीं, स्वावलंबी चाहिए। स्वावलंबी होंगे तो परस्परावलंबी होंगे। और इसलिए जो मानवीय विकास है वह मानवीय विकास स्वदेशी और विकेंद्रीकरण पर आधारित है। स्वदेशी और विकेंद्रीकरण पर आधारित जो मानवीय विकास है, ये जो अर्थायाम है, इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि अर्थनीति समाज नीति से कटी हुई नहीं होती, अर्थनीति शिक्षा से कटी हुई नहीं होती। और दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि ये जो मनुष्य का अर्थायाम है और स्वावलंबन है, इसके लिए मनुष्य को कितना समय लगाना चाहिए। तो सांकेतिक रूप से वो कहते हैं कि मनुष्य अपने योगक्षेम को पूर्ण करने के लिए 24 घंटे में से 4-5 घंटे काम करे, इतना पर्याप्त होना चाहिए। शेष 4-5 घंटे उसे सांस्कृतिक कामों में, साहित्यिक कामों में, समाज के जो अनेक उपक्रम होते हैं उनमें खर्च करने चाहिए। जब समाज अपने व्यक्ति को साहित्य संस्कृति से काट देता है तो वह संवेदनहीन हो जाता है, उसके भीतर की जो क्रिएटिविटी है वो मर जाती। आज जो स्थिति हुई है कि माता पिता को संतानों के लिए ही समय नहीं, तो व्यक्ति को अपने परिवार के लिए समय चाहिए, व्यक्ति को अपने ग्राम के लिए समय चाहिए, व्यक्ति को अपने समाज के लिए समय चाहिए। और इसके लिए जो भारत में विविध कलाएं, भारत के सांस्कृतिक उपक्रम उत्पन्न हुए हैं, दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं उनका ध्यान करना चाहिए। और इसलिए फिर वो शिक्षा का वर्णन करते हैं, लोकमत परिष्कार का वर्णन करते हैं, भारत के लोकतंत्र के भारतीयकरण की बात करते हैं, एक व्यापक आयाम देते हैं और उसमें से वो भारत के विकास की अवधारणा को विकसित करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे समय की सीमा हो गई, इसलिए मैं जहां भी पहुंचा हूं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान है, विराट है। उनके इस वक्तव्य से मुझे लग रहा है कि आज जितने भी श्रोता जुड़े हैं, जितने भी शोधार्थी जुड़े हैं इस व्याख्यान में, वो सब भली भांति उसको समझ गए होंगे कि उनका अध्ययन कितना गहन है। विकास की इस भारतीय अवधारणा को हम लोगों के बीच में स्पष्ट उन्होंने इतना अच्छा किया है कि मुझे लगता है कि जो प्रश्न हैं वे बहुत मुश्किल से शायद कहीं बचे होंगे। अभी तक तो कोई प्रश्न मुझे चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है। यह इस बात का भी परिचायक है कि उन्होंने विषय को इतना अच्छा स्पष्ट किया है कि कहीं कोई शंका बची ही नहीं है। और विकास की जो एक प्रचलित पश्चिमी अवधारणा है, जिससे सामान्यतया हम मानते हैं कि सभी लोग प्रभावित रहते हैं, वह किस प्रकार भारतीय अवधारणा से भिन्न है और भारतीय अवधारणा वास्तव में क्या है विकास की, ये हम लोगों के बीच में जितने सुंदर और सरल शब्दों में माननीय महेश जी ने स्पष्ट किया है वह अतुलनीय है। मैं इसके लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा उन्होंने महेश जी आभार व्यक्त मत कीजिए मेरा अभी आप। जी, जो वक्तव्य जिज्ञासाएं नहीं जगाता है वह कमजोर होता है जी, और मेरे वक्तव्य ने यदि शोधार्थियों में जिज्ञासा नहीं जगाई तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपनी बात को ठीक से कह पाता हूं कि नहीं कह पाता हूं। और इसलिए हो सकता है कि तत्काल जिज्ञासाएं व्यक्त ना हो रही हो, जी, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिनमें मैंने केवल सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब नहीं दिया है। जवाब देना संभव भी नहीं होता है। और इसलिए जिसको आज हम विकास कहते हैं उस पर किंचित टिप्पणी मैंने की है, और जो भारतीय विकास की कल्पना दीनदयाल जी ने किए हैं उसका भी केवल उल्लेख मात्र किया है, विवेचन नहीं किया। और इसलिए मेरा एक प्रश्न है। अरे वाह, कि बहुत अच्छा। आपको मेरा नमस्कार सर। मैं रजनी बोल रही। सर, रजनी। आप श्री अरविंदो जी के विचार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार से किस संदर्भ में जोड़ते हैं, तथा गुरु जी ने उस विकास की परंपरा को किस रूप में आगे बढ़ाने पे जोर दिया था? जितने भी भारतीय विचारक हैं उनमें कितना भी वैविध्य हो, पर उसमें एक एकात्मता का सूत्र है। जिस भारतीय तत्वज्ञान को श्री अरविंद व्यक्त करते हैं वही तत्वज्ञान दीनदयाल जी को प्रेरित करता है। लेकिन दीनदयाल जी ने स्वयं कहा है कि हम श्री अरविंद की भाषा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि उसमें एक अत्युच्च आध्यात्म है। और दीनदयाल जी कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अतिरेक और भौतिकता का अतिरेक दोनों ही मानव के लिए उपयोगी नहीं है। और इसलिए श्री अरविंद के उस स्तर को छूने के लिए जो साधना करनी चाहिए वह तो कोई व्यक्ति करेगा, लेकिन जो सामान्य जन है उस सामान्य जन के लिए एक संतुलित आध्यात्म और संतुलित भौतिकता चाहिए। और इसलिए भारतीय विकास की अवधारणा को जब दीनदयाल जी कहते हैं तब वो ये जो वाक्य है कि जहां ये तो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सद्धर्म, उसको स्वीकार करते हैं। श्री गुरुजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री माधव साहब गोलवलकर, वे भी भारतीयता के प्रबल व्याख्याता हैं। लेकिन दीनदयाल जी ने जिस प्रकार अर्थायाम और आधुनिक जगत की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करके बातें और विचार रखा है, श्री गुरुजी ने वैसा नहीं रखा। श्री गुरुजी जिस प्रकार से भारतीयता व्यक्त करते थे
उसी भारतीयता से संप्रेरित होकर दीनदयाल उपाध्याय ने इन बातों को आगे रखा है। इसका विकास करना तो हम सबका काम है, और एक पूरी पीढ़ी गई है जिसमें अटल जी थे, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, और एक पूरी पीढ़ी की श्रृंखला है जो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। आगे बढ़ा रही है, उसी का परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय में इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। 15-20 साल पहले इसकी चर्चा करना संभव नहीं था। तो जो भारतीय समाज अपनी चिंतन परंपरा को क्रमशः आगे बढ़ा रहा है, उसी के कारण आज हम विकास की भारतीय अवधारणा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो स्थिति यह थी हमारे देश में कि विकास की या किसी की भी भारतीय की बात हम नहीं करते थे। हम तो बात करते थे पश्चिम का सेकुलरिज्म, पश्चिम का मंडेन विश्व, पश्चिम का इंडिविजुअलिज्म, पश्चिम का कम्युनिज्म, पश्चिम का सोशलिज्म, पश्चिम का रैशनलिज्म। जितनी भी पश्चिम की बातें हैं उनको हम बिना उन पर सवाल खड़ा किए उनको स्वीकार करते थे। आज भारत का मानस बदला है, उसमें स्वत्व जागा है, इसलिए वह केवल विकास की नहीं वरन विकास की भारतीय अवधारणा, इसकी चर्चा करता है। दीनदयाल उपाध्याय और श्री गुरु जी का यहां तक पहुंचने में बहुत रोल है। हमारी पीढ़ी उनके प्रति आभारी है। जी, अन्य किसी शोधार्थी का अगर कोई प्रश्न है तो आपका प्रश्न आमंत्रित है। आप आदरणीय महेश जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे मन में एक छोटी सी शंका थी भाई साहब, मैं भी रखना चाहता हूं, और वो ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो भी विकास की यात्रा भारत कर रहा है, जिस मार्ग पर वर्तमान समय में चल रहा है, क्या आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं कि क्या वह अर्थायाम की दिशा में जाने वाली यात्रा है या उससे किसी विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं? जी वैसा। महेश जी, आप शंकालु नहीं जिज्ञासु हैं। आपकी शंका नहीं है, ये आपकी जिज्ञासा है। वर्तमान विश्व एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का अनुगामी है। भारत भी उसका हिस्सा है। दुनिया से कटकर आप नहीं रह सकते। दुनिया के साथ रहकर ही हमको भारतीयता की साधना करनी है। तो हमारे पास कोई कोरी स्लेट नहीं है जिस पर आप अपनी भारतीयता लिखेंगे। आपके पास ऐसी स्लेट है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इसलिए अभी आज की जो सरकार है, एक तो अर्थव्यवस्था का सरकार का मुद्दा नहीं होता है। सरकार की नियामक की भूमिका होती है। तो समाज के तौर पर अभी हम लोगों का दिमाग इस वेस्टर्नाइज्ड विकास से आक्रांत है, इसलिए हम लोगों ने रोजगार को नौकरी मान रखा है। आज भी हमारी शिक्षा नौकर पैदा करती है। माता पिता अपनी संतानों को शिक्षित इसलिए करते हैं कि वो शिक्षित होकर नौकर बनेंगे। अब ये बात समाज की मनस्थिति की बात है। समाज की इस मनस्थिति को हमें बदलना होगा। नौकरी की जगह उद्योजकता, नौकरी की जगह शिल्प ज्ञान, इसका स्थान हमें दिलाना होगा। इस दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पर समाज को वहां पहुंचने में अभी बहुत देर है। अभी अनेक योजनाएं आई है, जनधन है, मुद्रा लोन है। यह देश की आने वाली पीढ़ी में एंटरप्रेन्योरशिप का भाव आए, उद्योजकता का भाव आए, यह करने के लिए है। अंत्योदय की अनेक योजनाएं हैं, वो उस दिशा का प्रयत्न है। तो निश्चय ही यह एकात्म विकास की दिशा में
प्रयाण हुआ है, लेकिन अभी तो 2 कदम भी नहीं चले। मंजिल बहुत दूर है, हमें लगातार चलना होगा। ईश्वर करे इसमें व्यवधान न आए, एक लंबा काल मिले जिसमें यह काम हो। जी भाई साहब, धन्यवाद। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो रख सकते हैं। आपका तय किया गया समय पूर्ण हो गया मित्र। जी जी जी। सर, अगर अनुमति हो तो मेरी एक और जिज्ञासा है, मैं रख हाँ, सकती हूँ? जरूर सर, जरूर कहिए। जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं, जो पंडित जी ने कहा है, तो उसमें किसान आंदोलन को भी उन्होंने समाहित किया है। और आरएसएस ऐसे संगठन जब हम देखते हैं तो बीएमएस को काफी उत्साहित करता है और काफी उनको नियंत्रित और दिशा निर्देशित करते हैं। तो क्या उस संदर्भ में जो किसान की समस्याएं हैं, मैं स्पेसिफिक आंदोलन के संदर्भ में नहीं करना चाहती हूँ, ओवरऑल जो समस्याएं हैं, क्या उस संदर्भ में विकास का जो दृष्टिकोण है इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, उस संदर्भ में वर्तमान समय में क्या उपाय अपेक्षित है और किसानों के सामूहिक रूप से क्या प्रयास अपेक्षित है वर्तमान संदर्भ में? मैं समझता हूं कि आरएसएस किसी संगठन को नियंत्रित नहीं करता है। बीएमएस एक स्वायत्त संगठन है। भारतीय किसान संघ भी एक स्वायत्त संगठन है। जितना बड़ा भारतीय मजदूर संघ है, किसान संघ भी उतना ही बड़ा है। अच्छा, आपने कहा कि आप किसी आंदोलन विशेष की बात नहीं कर रही हैं, ये तो मुझे कुछ भिन्न कहना पड़ता। जहां तक कृषि के सवाल है, दीनदयाल जी ने कहा है अदेव मातृका कृषि। इसका मतलब है कि कृषि केवल वर्षा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए एक नारा बनाया गया था उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे, वो था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। यह पूरी अर्थनीति है। हर खेत को पानी। आजादी के 17 साल बाद अभी भी भारत की खेती अधिकांशतः वर्षा पर आधारित है। हर खेत को पानी नहीं है। और जहां हर खेत को पानी नहीं है, हर हाथ को काम नहीं है, वहां जो उत्पादन है वह उत्पादन इतना है कि उसको स्टोर करने की जगह नहीं है। आज जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उसका बड़ा कारण यही है। तो इसलिए भारत की कृषि को अदेव मातृका होनी चाहिए। और भारत की जो आर्थिक संरचना है, तो भारत के हर गांव में स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान फसल खेत से सीधा बाजार में लेके आता है और बाजार में क्यों लगाए खड़ा रहता है, वो मंडी हो चाहे ना हो। तो हर खेत को पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और हर गांव में उत्पादन के स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो कोई भी समस्या किसान की समस्या नहीं है। विद्यार्थी की समस्या समाज की समस्या है। अध्यापक की समस्या भी समाज की समस्या है। किसान की समस्या भी समाज की समस्या है। हम समाज को इस प्रकार बांट देंगे कि किसान की समस्या से अध्यापक को मतलब नहीं, अध्यापक की समस्या से विद्यार्थी को मतलब नहीं, विद्यार्थी के मतलब समस्या से व्यापारी को मतलब नहीं, तो समाज विकलांग हो जाएगा। इसलिए समाज की एकात्म अप्रोच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं किसानों के लिए 2 बातें जरूरी है, हर खेत को पानी और हर गांव में स्टोरेज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश जी। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, समय हमारा प्रश्नोत्तर का समय जो था वो समाप्त हो गया है। अभी अन्य कोई प्रश्न भी उस तरह से नहीं आया है। जैसा उन्होंने अपेक्षा रखी है केंद्र से और हम शोधार्थियों से कि हम विकास की अवधारणा को लेकर के शोध करें कि ये पश्चिमी अवधारणा कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई, और भारतीय अवधारणा का विकास कैसे उस संबंध में हो और विश्व में वो उसको प्रतिष्ठित वो स्थान मिले जो उसको मिलना चाहिए। मेरा आशा नहीं विश्वास है कि हम सभी उस दिशा में कार्य करेंगे। और इसी को लेकर के अटल जी की 2 पंक्तियां हैं
कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो जो भारतीय अवधारणा है, जैसा आदरणीय महेश जी ने कहा कि पश्चिमी अवधारणा ऐसा है कि जैसे किसी अंधी गुफा की यात्रा हो जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। इस तरह की स्थिति में भारतीय जो विकास की अवधारणा है उसको हम आगे बढ़ाएं। मैं अपने केंद्र के संयुक्त निदेशक, हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम का विस्तार अपने सुंदर शब्दों में करें, जैसा कि वे सदैव करते रहे हैं। आदरणीय पंडित रमेश भारद्वाज जी। रमेश जी की जय हो। सर शत शत नमन प्रणाम। आज की इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि परम श्रद्धेय, जैसा कि महेश भाई ने कहा कि विशाल व्यक्तित्व के धनी, और क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और दीनदयाल उपाध्याय जी को जितना मैं जान पाया हूं, लेकिन आज बहुत सारी बातें आपके माध्यम से मुझे जानने को मिली, हमारे साथियों को भी जानने को मिली। सर, मैं अपने डीसीआरसी परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं सर। आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, आपका स्नेह मिलता रहे। आपका स्नेह पा करके निश्चित तौर पर हम लोगों का भी संवर्धन होगा। और आपने जो हमें एक मार्ग बताया है कि डीसीआरसी और हम लोग आपके साथ में एमओयू करें, ये हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। यदि ऐसा होता है तो हमारे लिए ये बेहद गर्व की बात होगी, और हम डीसीआरसी परिवार की ओर से इस बात का स्वागत करते हैं और अपने आप को आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने का अपनी ओर से भी हम लोग सहमति प्रकट करते हैं। आशा है आप हमें निश्चित तौर पर इसके लिए प्रेरित भी करेंगे और हमें अपने आप से जोड़ करके भी रखेंगे। ईश्वर आपको लंबी आयु दे। आप निरंतर देश समाज के लिए जो करते रहे हैं वो कारवां अनंत बढ़ता रहे। डीसीआरसी परिवार की ये शुभकामनाएं सर आपके लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए डीसीआरसी परिवार आपका आभार प्रकट करता है। एक बार फिर कोटि कोटि नमन प्रणाम के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा था सर जी। दयाल जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तो हमारे डायरेक्टर साहब आदरणीय सुनील जी ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा था। हम पूरे देश में लगभग हर राज्य में दीनदयाल जी से संबंधित प्रोग्राम करना चाहते थे और काफी हद तक वो स्वीकृत भी हो गया था। जो भी हो, विधि को जो मंजूर था वो नहीं हो पाया, लेकिन अब आपने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है सर, तो हमें एक आशा की किरण नजर आई है कि क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया सर? अब वो शासन का क्या लेन देन है इसमें? जी अरे अध्ययन और शासन में क्या लेन देन है? आप कार्यक्रम करें दीनदयाल जी पर, शासन क्या करेगा इसमें? कुछ बाधाएं, शासन का कोई लेन देन नहीं इसमें। हाँ, कुछ बाधाएं रही सर। हमारा प्रतिष्ठान सारे देश में करता है, शासन किससे कभी बात भी नहीं करते। जी सर, जी सर। तो आप अकादमिक लोग देखिए, सुनिए जी सर। अकादमिक पर्सनैलिटीज शासन पर अवलंबित रहेगी तो आपकी अकादमिक क्षति होगी। नहीं सर, प्रयत्न कीजिए,
प्रयत्न कीजिए और योजना कीजिए कि एकेडमिक विश्व शासन निरपेक्ष हो। सही है सर, और बिल्कुल आपने हमारे और ये मुझे अच्छा नहीं लगा आपका कहना कि शासन के कारण आप कार्यक्रम नहीं कर पाए। वो तो आपने सुना कि नहीं? नहीं सर, यहाँ पे एक चेयर स्थापित करना चाहते थे सर हम प्रतिष्ठान में, तो वो अभी भी कर लीजिए, शासन करता ही रहता है। दयाल जी के नाम से हम एक चेयर स्थापित करना चाहते थे यहाँ, तो वो कुछ प्रशासनिक औपचारिकताओं के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती थी। वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, उस करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अभाव में दीनदयाल पर अध्ययन न हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, वो तो कार्यक्रम क्रिया है सर, वो कभी नहीं रुकने वाली सर। बात, धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं आप। ये समर्पित भी हैं सर, और आपका आशीर्वाद मिल गया और ये निश्चित तौर पे आगे भी बढ़ेगा। दूसरी, आज के इस कार्यक्रम को जो आयोजित करने का जो श्रेय है हमारी संस्था के परम श्रद्धेय, जो अपने आप को इस संस्था का प्रथम सेवक कहते हैं, डॉक्टर सुनील चौधरी जी, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर के प्रयास से भले ही दुनिया के 200 देश लॉकडाउन के कारण रुक गए थे, लेकिन डीसीआरसी का ऑफिस कभी नहीं रुका, और लॉकडाउन के समय में भी सर लगातार यहाँ निरंतर आते थे और अपने श्रम साध्य कार्य से डीसीआरसी का जो शोध कार्य का और जो गतिविधियों का सिलसिला था वो उन्होंने रुकने नहीं दिया। और आज के इस दिन को अटल जी को समर्पित करते हुए जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, डीसीआरसी परिवार आदरणीय सुनील सर की ऋणी है, धन्यवाद ज्ञापित करता है कि सर आपका मार्गदर्शन स्नेह हमेशा मिलता रहे। वैसे भी हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से नवाचार शोध क्षेत्र में करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इस प्रकार से आपने जो आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी से हमें रूबरू करवाया सर, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हमारे कार्यक्रम के संचालक आदरणीय महेश जी, आप हमारे हर कार्यक्रम का आधार स्तंभ रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारी टीम के जो सदस्य हैं, हमारे साथी फेलोगण, उन सबका बहुत बहुत आभार। जो हमारे शोधार्थी छात्र हैं वो हमारी असली शक्ति हैं, उनका जब सहयोग हमें मिलता है, क्योंकि विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग के बिना गुरु का कार्य कोई भी संपन्न नहीं हो सकता। सही बात है सर। निरंतर हमारे विद्यार्थी हर प्रकार से समर्पित होकर के जिस तरह से कार्य करते हैं वो भी वंदनीय है, और मैं अपने सभी विद्यार्थियों को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अटल जी को एक बार फिर पुनः स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, जो उन्होंने इस देश को योगदान दिया, हालांकि उसकी चर्चा करें तो बहुत लंबा समय ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस देश को ऐसे समय में नेतृत्व दिया जब ये देश एक दोराहे पे खड़ा हुआ था, और उनका मार्गदर्शन, उनका जो दूरदर्शी विजन था, जो उनका सुशासन का संकल्प था, और जिस तरह से उन्होंने गांव-गांव को जोड़ने की बात की, और जो उनका एक विजन था कि विकास कब पूरा होगा, जब हम भय और भूख से मुक्त हो जाएंगे। मतलब भूख और भय से मुक्ति जब तक नहीं होगी, विकास अधूरा है। दूसरी बात, अगर निरक्षरता और अभाव से भी मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और वो कब हो सकता है? जब इस देश का दूरस्थ ग्रामीण जीवन सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो इसलिए मैं उनके एक महान योगदान को आज के दिन जरूर याद करूंगा कि उन्होंने, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में काम करता हूं, बहुत इंटीरियर क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा है अपनी आंखों से, लगभग मेरा 27 साल का जुड़ाव है वहां से, कि छोटे छोटे गांव जो जिनको ये नहीं पता होता था कि आसपास के शहर किस टाइप के होते हैं,
उनको प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो उन्होंने जोड़ने का जो विजन दिया, तो इससे जो जिस तरह से भारत में सड़क का एक जाल तैयार हुआ, और क्योंकि ये कहा गया है कि सड़क हो या यातायात के साधन हो, ये किसी भी राष्ट्र की रक्तवाहिनी होते हैं, तो उन्होंने इस देश को रक्तवाहिनियां उपलब्ध कराई। उस महान आत्मा को एक बार फिर शत शत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए एक बार फिर आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को करबद्ध नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ में सभी साथियों का और हमारे परम मित्र, परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर सुनील चौधरी जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद।